रेहान तारिक की बेल मुस्तरद होने का जो रिटन ऑर्डर है वो हमारे पास आ चुका है। वो रिटन ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन है और क्यों जो है वो ज़मानत उनकी खारिज की गई। हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर वकास भी मौजूद हैं, इनसे तफसीलन इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अच्छा वकास भाई, ज़मानत खारिज क्यों की गई? आपको इस ऑर्डर भी है, ये ज़रा बताइएगा। देखिए, ये जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं नईम भट्टू साहब, उनकी अदालत से ये जो पॉडकास्टर और एंकर रेहान तारिक हैं, इनकी जो ज़मानत खारिज हुई है उस हवाले से ये तहरीरी फ़ैसला जो है वो आ गया है। उस फैसले में अदालत ने बड़े वाज़िया तौर पर तमाम तर जो पॉइंट्स थे उनको क्लियर किया और तमाम तर पॉइंट्स को डिस्क्राइब भी किया कि अगर मियाँ दाऊद जो कि एंकर रेहान तारिक के वकील हैं, उनकी जानिब से किसी चीज़ को एतराज़ बनाया गया तो उन्होंने उस एतराज़ का जवाब भी दिया। बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं जिस पर जो मुलजिम रेहान तारिक के जो वकील हैं उनके जो आर्गूमेंट्स हुए हैं। पहला पॉइंट ये था कि रेहान तारिक ने सिर्फ क्वेश्चंस किए हैं, आंसर नहीं दिए। ठीक है, क्वेश्चन करना उनका राइट है। दूसरा इसमें पॉइंट ये था कि रेहान तारिक ने अपने फेसबुक पेज को डिसऑन किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो फेसबुक पेज है मेरा नहीं है ये। इसको भी अदालत ने आगे बताया कि ये पेज है किसका। तीसरा पॉइंट ये था कि मुलजिम के वकील ने कहा कि NCCI हमें ये नहीं बता सकता कि जर्नलिस्ट को कि क्या हमें काम करना है और क्या काम नहीं करना। ठीक है, आगे इसके बाद जो NCCI के वकील हैं उन्होंने बताया कि ये जो पेज है ये बिल्कुल रेहान तारिक का पेज है और उनकी इसकी बाकायदा वेरिफिकेशन करवाई गई और इस ऑर्डर में ये भी लिखा है कि जिस मोबाइल फ़ोन पर ये पेज रजिस्टर्ड है वो मोबाइल फ़ोन और शनाख्ती कार्ड रेहान तारिक के नाम पर है। तो पहला पॉइंट तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये पेज जो है था फेसबुक का वो रेहान तारिक का ही था। अब अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि जहाँ तक मियाँ दाऊद साहब ने ये कहा कि जो रेहान तारिक है उन्होंने सिर्फ सवालात किए हैं, जवाबात नहीं दिए, तो उन्होंने अपने फैसले में ये कहा कि देखिए कि जब आपने कोई ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, इस प्रोग्राम को आपने ज़ाहिर एडिटिंग में गया होगा, एडिटिंग के बाद ये किसी एडिटोरियल पॉलिसी में गया होगा कि इसको ऑन एयर करना है नहीं करना। तो सिर्फ ये इतना नहीं है कि आपने क्वेश्चन किए हैं, आंसर नहीं दिए, क्योंकि आपकी पूरी लाइबिलिटी है, फेसबुक पेज आपका है, आप उसके ओनर हैं, तो ये आपका काम था कि आप उसको चेक करते कि क्या इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जा रही जिससे माशरे में जो है वो कोई बिगाड़ पैदा होने का खदशा आ सकता है। इसको अदालत ने रिजेक्ट कर दिया इस पॉइंट पर। अच्छा, आगे चल के जो रेहान तारिक के वकील हैं उन्होंने कहा कि NCCI का क्लेम ये था कि मुहर्रम उल हराम के दौरान ये प्रोग्राम जानबूझकर किया गया, क्योंकि मुहर्रम में आपको पता है कि मजहबी जो जज्बात हैं वो ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें आती हैं। तो ये जो NCCI का क्लेम था उसने ये कहा कि ये जो प्रोग्राम किया गया ये स्पेसिफिकली इसको डिज़ाइन किया गया, इसके क्वेश्चंस तैयार किए गए ताकि कोई कंट्रोवर्सी बन सके और उसी कंट्रोवर्सी को टारगेट किया गया जो ऑलरेडी मुहर्रम के दरमियान होती है। तो मियाँ दाऊद साहब ने ये कहा कि ये कहीं इस्टेब्लिश नहीं होता कि ये प्रोग्राम मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो है वो स्पेशल तैयार किया गया था। तो इसको अदालत ने अपने फैसले में इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि ये बात ठीक है कि मुहर्रम उल हराम के दरमियान प्रोग्राम करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन जिस तरह के आपने सवालात किए, जो सवालात आपने डिज़ाइन किए, जिस तरह उन सवालात को आपने पोर्ट्रे किया, उससे ये साबित होता है कि इस सेंसिटिव इशू को आपने एक सेंसिटिव मौके के ऊपर जानबूझकर आपने मार्केट में फेंका। ठीक है, ये भी एतराज़ अदालत ने जो रेहान तारिक के वकील था वो उनका मुस्तरद कर दिया। आगे चल के अदालत ने अपने फैसले में रेहान तारिक के हवाले से लिखा कि ठीक है, आप एक जर्नलिस्ट हैं और मियाँ दाऊद का क्लेम था कि NCCI जर्नलिस्ट को नहीं बता सकती कि क्या करना और क्या नहीं करना, और जर्नलिस्टिक एथिक्स जो है वो NCCI नहीं बताएगी। तो अदालत ने अपने फैसले में कहा बिल्कुल ये बात ठीक है कि NCCI का ये काम नहीं को जर्नलिस्ट को बताए क्या करना है और क्या नहीं करना। आइन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है हर किसी को, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब है कि जब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रही है तो वो ये नहीं है कि आपका जो मुंह में आए आप बोल दें, आप कहेंगे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नहीं, उसके ऊपर आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी कानून मौजूद है। अगर आप उसकी वायलेशन करेंगे तो वो कानून इम्प्लीकेट होगा और आपको उसके तहत हर्जाना जो है वो भुगतना पड़ेगा या सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो ये 3 पॉइंट अदालत ने इनको यकसर रिजेक्ट कर दिया। पहला पॉइंट ये था
कि जो क्वेश्चंस किए हैं आंसर नहीं दिए। अदालत ने कहा कि आप एडिटोरियल पॉलिसी आपके पास थी, आपने देखना था कि क्या चीज़ जा रही है क्या चीज़ नहीं जा रही। दूसरा उन्होंने कहा जी मुहर्रम में कोई प्रोग्राम करना कोई जुर्म नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा जी एनसीसी हमें नहीं बताएगा। अच्छा हमने चौथा क्या उन्होंने सवाल कहा, करना है, हाँ ठीक है। चौथा उन्होंने ये कहा कि जो इनका क्लेम था कि हमने कुछ फतवे पेश किए हैं, तो अदालत ने अपने फैसले में कहा कि उन फतवों जो फतवे पेश किए गए हैं वो एक और सेंस में जाते हैं, इस केस में वो इम्प्लीकेट नहीं हो किस और सकते। सेंस में जाते हैं? देखिए वो अदालत ने जो अल्फाज यूज़ किए हैं वो अदालत ने इसी तरह ये अल्फाज यूज़ किए हैं कि ये जो फतवे हैं वो किसी और मौके के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, इस मौके के लिए नहीं। यहाँ पर ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन वो फतवा ये जो भी था उसमें मसला ये था कि रेहान तारिक का केस इतना है कि सवालात किए हैं, मैंने जवाबात नहीं दिए। ठीक है, वकास सवाल भाई, करना मेरा राइट है, वकास वो भाई मैंने फिर किया है। अदालत के अंदर ये मौजू क्यों ज़ेर बहस आया कि आप इस्लामी नज़रियाती कौंसल के हवाले से भी उनका स्टेटमेंट लें? फिर ये क्यों कहा गया? सॉरी दोबारा बताइएगा। कोर्ट के अंदर ये फिर ये बात क्यों ज़ेर बहस आई कि आप इस्लामी नज़रियाती कौंसल के हवाले से भी जो है ना देखिए ये बात लें, देखिए स्टेटमेंट लें? ये तो जो रेहान तारिक के वकील थे उनका मौक़िफ़ था कि आपको इस्लामी नज़रियाती कौंसल से राय ले लेनी चाहिए। ठीक है। वो फिज़िकल रिमांड की हद तक था, उस वक़्त फिज़िकल रिमांड चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो उसमें उन्होंने एक पेशकश की कि आपको ये वाला तरीका भी इख्तियार करना चाहिए। वो एनसीसी के ऊपर था कि वो उन्हें राय लेनी है नहीं लेनी, वो उन्होंने ली। उनकी स्वाबदेह था। इस ऑर्डर में कहीं ये मेंशन नहीं किया गया कि हमने किसी इस्लामी नज़रियाती कौंसल से रब्ता किया या उनसे राय ली कि ये जुर्म बनता है या नहीं बनता। अच्छा आगे चल के ना इस केस में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, अदालत ने अपने फैसले में ये लिखा कि इट इज़ करेक्ट दैट द एलीज ऑफेंस डू नॉट फॉल विद इन द क्लॉज ऑफ 497। अदालत ये कह रही है कि ये ठीक है कि ये 497 के ज़ुमरे में नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद ये एब्सोल्यूट बेल का केस नहीं बनता है। इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी होनी चाहिए ताकि डिटरमिन हो सके कि क्या रोल था और क्या इसमें चीज़ें थी। फ़िलहाल जितने भी आर्गूमेंट्स थे एडवोकेट मियां दाऊद साहब के जो कि रेहान तारिक के वकील हैं, उससे अदालत ने इत्तेफाक नहीं किया, और प्रोसिक्यूशन ने फ़िलहाल जो मटेरियल पेश किया वो अदालत ने उससे इत्तेफाक किया, और उसके बाद जो रेहान तारिक हैं उनकी बेल अदालत ने खारिज कर दी। तो आगे चल के जो NCCI ने सबमिशन की थी अदालत किसी जुरिस्डिक्शन के हवाले से, उसको भी अदालत ने ये कहा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला एब्सोल्यूट नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा इस ऑर्डर में और क्या क्या लिखा है ये मैं आपको अभी पढ़ के बता देता हूँ। अच्छा इसमें आगे वही पेड ओनरशिप के हवाले से लिखा है कि रेहान तारिक के जो ऑफिशियल पेज है वो उसी के नाम पर है। तो मुझे नहीं पता कि ये क्यों झूठ बोला गया कोर्ट में कि ये जो ऑफिशियल पेज है ये रेहान तारिक के नाम पर नहीं है। सारी दुनिया को पता है कि वो पेज किसका है, कौन चला रहा है। अगर देखें अगर आपके नाम का पेज नहीं है तो आपने उस पेज को बंद करवाने के लिए क्या कार्रवाई की? क्या आपने NCC के कंप्लेन की? क्या आपने किसी डिपार्टमेंट में बताया कि मेरे नाम से एक फेक पेज जो है वो चल रहा है, अगर उसमें कुछ होता तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ? क्या आपने ऐसी कार्रवाई कभी की? हमारे सामने तो कभी ऐसी कार्रवाई नहीं आई। अगर की होती तो वो सामने आ जाती या बता देते यहाँ पे कि हमने इस फेक पेज के खिलाफ कार्रवाई के लिए फलां को दरखास्त दी थी, तो आप बरी जिम्मा हो जाते। तो फिर अगर आपने नहीं दी तो उसका मतलब है कि वो पेज आपका ही था, तो यहाँ तक तो आपका जो जुर्म है वो इस्टेब्लिश हो रहा है। दूसरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से भी अदालत ने बड़ा वाजिया किया कि ये जानबूझकर एक ऐसा मौका चुना गया, ऐसे क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए ताकि मुहर्रमुल हराम के मौके के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन फेंके जाएं। और इससे मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आप कह रहे हैं कि ये मुहर्रमुल हराम का जो दिन है वो स्पेसिफिकली जो है ना वो चुना गया ताकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सके। मेरा सवाल ये है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछ चीज़ है, क्योंकि रेहान तारिक की अगर बात करें उसकी कोशिश ये होती है कि जो ट्रेंडिंग में चीज़ें चल रही हो ना उस पर वीडियोस बनाई जाए। जैसे रजब वाला मामला था, उसने उस पर वीडियो यार आप मजहब को ट्रेंडिंग में नहीं ला सकते भाई। मेरी बात सुन ले। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, रजब वाला मामला था और उसने रजब के हवाले से उसका इंटरव्यू किया, उसके बाद बाकी भी इंटरव्यूज चलते रहे, और उसके बाद अब ये जो मुहर्रमुल हराम का चल रहा है इसकी मुनासबत से वो उनके जो अलामा हैं जवाद नकवी साहब, जिनको लोग सुनते भी हैं, वो उनके पास गए उनका इंटरव्यू करने के लिए। उनके पास गए, उनके पास जाना जुर्म नहीं है। उनको जानबूझकर उनसे ऐसे सवालात प्रवोक करना कि जिससे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और किसी का मजहबी अकीदा उससे मजरू हो, आपकी बात। तो वो फिर आपका जो है ना वो प्राइमा फेशी अदालत ने कहा कि ये जुर्म के ज़िम्मे में आता है कि ये आप जानबूझ के डेलिबरेटली कर रहे हैं। ठीक है मेरा वकास भाई आपसे लास्ट सवाल है इस केस के हवाले से कि आप सीनियर कोर्ट रिपोर्टर भी हैं और आपकी अपनी राय क्या कहती है कि
जो रेहान तारिक हैं इनकी ज़मानत सेशन कोर्ट से मंजूर होती नज़र आ रही है या मामला लाहौर हाई कोर्ट तक भी आएगा? देखें, फ़िलहाल ये इतना आसान केस नहीं लग रहा जिस तरह का ये बेल ऑर्डर हमारे सामने आया है। इसमें अदालत ने एक-एक सवाल का जवाब दिया है। यानी जितने भी सवाल मियाँ दाऊद साहब ने उठाए, अदालत ने उन तमाम हर अपने अदालती फ़ैसले के पहरे में उस सवाल को नोट किया, सवाल के नीचे प्रॉपर जवाब दिया ठीक है। कि ये आपका सवाल था, ये इसका जवाब है, इस वजह से आपका ये जो सवाल था उसको मैं इंटरटेन नहीं कर रहा। तो जब इतना तफसीली फ़ैसला आ जाए और इस तरह से चीज़ें सामने आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि सेशन कोर्ट से भी ये बेल हो पाएगी। ठीक है। इसके लिए लाहौर हाई कोर्ट ही आना पड़ेगा। और अभी मेरी इत्तला के मुताबिक सेशन कोर्ट में बेल दायर करने के हवाले से चीज़ें तैयार हो रही हैं। ठीक है। और कल ये बेल सेशन कोर्ट में जो है वो दायर कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ वकास अवान साहब मौजूद थे जिन्होंने तफसीलन इस हवाले से गुफ्तगू भी की। मैंने आपको पहले अपने व्लॉग में बताया था कि ये मुश्किल लग रहा है कि उनकी ज़िला कचहरी से जो ज़मानत है वो होती हुई नज़र आ रही है। अब वकास भाई ने भी ये जो है ना अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये बात कही है कि हो सकता है कि उनकी ज़मानत सेशन कोर्ट से भी जो है वो खारिज हो जाए। ये इतना आसान केस नहीं है, हो सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट तभी ये मामला आएँ। जो भी इस केस में पेश रफ्त होगी आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।